कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। कल दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात में थे। भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने सरक्रिक सेक्टर में किसी भी तरह की पाकिस्तानी हरकत पर भारत की ओर से निर्णायक जवाब दिए जाने की बात कही है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान यदि यहाँ किसी भी तरह की हरकत करता है तो उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है। राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि सरक्रिक का रास्ता कराची तक भी जाता है। दरअसल पाकिस्तान सरक्रिक में बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, जिस पर राजनाथ सिंह ने गहरी आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान को तत्काल ऐसी हरकतों को बंद करने के लिए कहा है। आइए आपको बताते हैं कि सरक्रिक विवाद क्या है और भारत के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसे लेकर राजनाथ सिंह को पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देनी पड़ी है। दरअसल यह वही विवादित इलाका है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। सरक्रिक भारत में गुजरात और पाकिस्तान में सिंध की सीमा पर स्थित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कच्छ के रण के दलदली विस्तार से होकर लगभग 96 किलोमीटर तक में यह फैला हुआ है। आसान शब्दों में बताऊं तो यह 96 किलोमीटर की एक जल पट्टी है। यह कच्छ की खाड़ी में अरब सागर में जाकर मिलता है। गुजरात के कच्छ को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। पाकिस्तान शुरू से ही 1914 के एक प्रस्ताव का हवाला देता आया है, जिसमें सरक्रिक के पूर्वी तट पर सीमा निर्धारित की गई थी। 1914 के बॉम्बे सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था, तभी से इस विवाद की नींव पड़ गई। इस प्रस्ताव का मकसद सिंध और कच्छ डिवीजनों के बीच सीमा रेखा तय करना था, लेकिन साल 1947 में देश के बंटवारे के बाद सिंध पाकिस्तान में चला गया और कच्छ भारत का हिस्सा बन गया। वहीं भारत अपने दावे का समर्थन 1925 के एक मानचित्र और जलधारा के मध्य में लगाए गए चिन्हों से करता है। भारत ने थलवेग सिद्धांत को मानते हुए कहा है कि बॉर्डर लाइन सरक्रिक के बीचों बीच है। थलवेग सिद्धांत नदी और खाड़ी में इंटरनेशनल बॉर्डर तय करने का एक मानक है। लिहाजा भारत की मांग रही है कि सीमा का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और नियमों के आधार पर ही होना चाहिए। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच रन ऑफ कच्छ क्षेत्र में झड़पें हुई। इससे सरक्रिक सीमा विवाद बढ़ा। भारत ने सुरक्षा और निगरानी उसके बाद से सख्त कर दी। 1968 में भारत और पाकिस्तान का कच्छ विवाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल तक पहुंचा। ट्रिब्यूनल ने कच्छ का बड़ा हिस्सा भारत को दे दिया, लेकिन सरक्रिक पर फैसला नहीं हुआ। 1990 से 2000 के दौरान दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। एक ज्वाइंट सर्वे भी हो चुका है, लेकिन क्रिक सीमा विवाद जस का तस है। यहाँ तेल और गैस का भंडार है। यह एशिया के सबसे बड़े मछली उत्पादन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इसी वजह से यहाँ आए दिन पाकिस्तानी मछुआरे चोरी छिपे घुसने की कोशिश करते हैं और पकड़े भी जाते हैं। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की यहाँ भरपूर कोशिश करता है। हालांकि दुर्गम दलदली क्षेत्र होने की वजह से यहाँ आवाजाही काफी मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान सरक्रिक में बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान यहाँ सैन्य परिसर, सैन्य छावनियां और आपातकालीन हवाई पट्टियां स्थापित कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सरक्रिक और उसके आसपास की सुरक्षा के लिए 4 नई क्रिक बटालियनें भी तैनात कर दी हैं। लिहाजा उचित ही राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया है और उसे आगाह किया है कि वह कोई भी ऐसी हरकत न करे जिससे उसका इतिहास और भूगोल बदल जाए। चलिए चलते चलते हम आपको राजनाथ सिंह का पूरा बयान भी सुना देते हैं। अगर सरक्रीक इलाके में
पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज जब हम यहां सत्य पूजा कर रहे हैं तो हमें मां दुर्गा के उस स्वरूप को भी स्मरण करना चाहिए जब सभी देवताओं की शक्तियों का सम्मिलन हुआ और वह दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई। मां दुर्गा इस बात की प्रतीक है कि जब विभिन्न शक्तियां एकजुट होती हैं तभी असुरों का संहार संभव हो पाता है। इसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक मैसेज है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों ही सेवाएं और हमारे और बीएसएफ हमारी यह शक्ति के स्तंभ हैं। जब ये सभी मिलकर कार्य करती हैं तभी हम हर चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। और हमारी सरकार लगातार अपनी सेनाओं के ज्वाइंटनेस पर भी बल दे रही है। साथियों, आज भी हमें ज्वाइंटनेस का ही एक उदाहरण देखने को मिला है। एक्सरसाइज वरुणास्त्र द्वारा हमारी सर्विसेज की संयुक्त क्षमता का प्रदर्शन देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और दुश्मन के हर इरादे को नेस्त नाबूद करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। साथियों, यह हमारी सेनाओं का ज्वाइंटनेस ही था जिसने ऑपरेशन सिंदूर को रिकॉर्ड समय में अंजाम दिया था। और मैं आज इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपने वीर जवानों और अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। आपकी रणनीति, आपका साहस और आपकी क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि भारत हर परिस्थिति में दुश्मन को मात देने में पूरी तरह से सक्षम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका साहस, आप सबका शौर्य इसी प्रकार भारत की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता ही रहेगा। अंत में स्वस्थ पूजा के इस अवसर पर मैं मां दुर्गा से ही प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे शस्त्रों को सदैव धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करे, हमारे सैनिकों को असीम शक्ति और वह साहस प्रदान करे ताकि वो इसी तरह अधर्म और आसुरी शक्तियों के नाश के लिए काम करते रहें और इस राष्ट्र को अजेय और अभेद्य बनाए रखें। और साथ ही मैं आपकी, आपके परिवार की और परिवार के सभी जनों की विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर अच्छे स्वास्थ्य और सदैव उन्नति की कामना करते हुए और आप सभी को पुनः विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।